अ, रत्ना नमस्कार। क्या आपको मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है? अ, दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में। ऑब्वियसली आप सभी ने बजट को फॉलो किया होगा। आपने देखा होगा कि कौन कौन से अनाउंसमेंट्स बजट में किए गए, एंड उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे विशेषज्ञों ने जो भी एनालिसिस दिया वो भी आपने सुना होगा। तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फार्मा सेक्टर स्टॉक्स की। 2-4 साल पहले जब इकोनॉमी सब पटरी पे थी, कोविड वगैरह नहीं था, उस टाइम पे आप देखोगे तो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स जो है वो काफ़ी नीचे थे। और उसमें आप देखोगे तो 15 का पी, 18 का पी, 20 का पी, ऐसे पीस पे स्टॉक्स मिल रहे थे। लेकिन बाद में ये हो गया कि अचानक से कोविड आ गया। कोविड आने के बाद कंजम्पशन ऑफ फार्मा काफ़ी बढ़ गया, और 1 साल के अंदर जो फार्मा सेक्टर स्टॉक्स है उन्होंने बहुत बड़ा रैली दे दिया। कुछ कुछ स्टॉक्स तो डबल हो गए, और 40-45 पी तो नॉर्मल हमको दिखने लगा। तो फार्मा सेक्टर ने बहुत ज़बरदस्त एक रिटर्न कोविड का टाइम पे दिया था। उसके बाद ये हुआ कि जैसे जैसे लॉकडाउन उठ गया, जैसे जैसे कोरोना से रिलेटेड वैक्सीन्स की खबर आने शुरू हुई, तो जो समझदार इन्वेस्टर्स थे उन्होंने उसमें से हाथ निकाल लिया और फार्मा सेक्टर स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बिकवाली आई। एंड फिर एक सेक्टर चर्निंग हुआ, जो अर्थव्यवस्था पे जो बहुत बड़ा मार पड़ा था उसके लॉकडाउन की वजह से। इसलिए बीच में आईटी सेक्टर स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करने लग गए, उनको वर्क फ्रॉम होम का भी फ़ायदा मिलने लगा था। एंड उस टाइम पे आप देखोगे तो फार्मा सेक्टर स्टॉक्स ने फिर दोबारा उसको फॉलो करने का कोशिश किया, और डिफेंसिव सेक्टर थोड़ा सा अच्छा चल रहा था। उस समय एक चीज़ ये हो गई कि इंडिया में जो कोविड का जो केसेस है वो कम होने लगा, जो कर्व है वो नीचे आने लगा, बहुत सारे कोविड सेंटर्स बंद होने लग गए, और फिर वहाँ से जो फार्मा सेक्टर स्टॉक्स है उसमें भी गिरावट आ गई। अब तो ऐसी हाल है कि जितना भी इकोनॉमी है, जो भी डिमांड सप्लाई आप देखोगे तो वो सारे बिजनेसेस प्री कोविड लेवल पे कब के आ चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक कि एक क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट भी बनाया है। फिर फार्मा सेक्टर स्टॉक्स में हमको क्या करना चाहिए? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या लास्ट ईयर जैसा जो रिटर्न है वो इस साल में मिलेगा क्या? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा चीज़ ये है कि कोविड से रिलेटेड 2 वैक्सीन्स आई है, लेकिन मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया में, तो उनको ये कब तक मिलेगा? क्या तब तक उनको फार्मास्यूटिकल का जो कंजम्पशन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी? क्या इम्यूनिटी बूस्टर्स लगेंगे, विटामिन सी लगेंगे? तो ये भी हमको देखना है। सेकेंडली इसमें ये देखना है कि जो कोविड के चलते हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर बूम कर रहा था, जो लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत लोगों ने कोविड के समय में अच्छा खासा बिजनेस बना लिया है। आप देखोगे तो एसबीआई लाइफ हो, या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ हो, टाटा एआईए हो, और बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका इस टाइम बहुत ज़बरदस्त बिजनेस हुआ है। बहुत सारे जो लैब्स है, जैसे मेट्रोपोलिस हो गया, डॉक्टर पाथ लैब हो गया, तो ये सारे जो लैब्स से रिलेटेड जो कंपनीज़ है उन्होंने भी अच्छा खासा पैसा बनाया। और अपोलो हॉस्पिटल और शेल्बी वगैरह जो हॉस्पिटल्स है वो फोर्टिस वगैरह, उन्होंने तो अच्छा यहाँ पे पैसा बनाया ही है। लेकिन वो जो भी उन्होंने पैसा बनाया कोविड का समय, उसके स्टॉक्स में कब का रिफ्लेक्ट हो गया? उसके बाद देखा हमने कि प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई, और बजट के पहले जो अच्छा खासा फार्मा सेक्टर स्टॉक करेक्ट हुआ था उसके बाद वो अब तक चला नहीं है। हम देखेंगे तो जो प्रीवियस लेवल है उससे स्टॉक्स अब कम लेवल पे अवेलेबल है। तो क्या ये हेल्थ केयर सेक्टर का जो अलोकेशन है बजट में आया हुआ, ये हमको एक फिर से मौका देता है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें या हम इसमें से दूर रहें? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं
मैंने एक मेरे ब्लॉग पे एक पोस्ट लिखी है, मैं थोड़ा मेरा ब्लॉग खोल लेता हूँ। जो बजट है उसका 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आत्मनिर्भर भारत पे ज़्यादा फोकस है। दूसरा फोकस इस पे है कि इकोनॉमी को कैसे ग्रो किया जाए। और तीसरा फोकस ये है कि जो बड़ी बड़ी ऐसे वायरस बेस्ड बीमारी आने शुरू हुई है तो उसके लिए कुछ प्रोएक्टिवली प्रोविज़न किया जाए, राइट। तो उस तरीके से अब हम देखेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इस वक्त क्या किया। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने हेल्थ केयर को अगर आप देखोगे तो बहुत कम ही तवज्जो दिया है। हमको लगता है कि 137% ज़्यादा पैसा मिला है, लेकिन वैसे नहीं है। ये जो है वो हेल्थ एंड वेल बीइंग बजट हम इसको बुला सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा का सारा चीज़ें उन्होंने शामिल किया है। न्यूट्रिशन शामिल किया है, आयुष शामिल किया है, जो सैनिटेशन है वो शामिल किया है, पोल्यूशन के ऊपर जो एलोकेशन है वो शामिल किया है। तो जो प्रॉपर जो हेल्थ केयर और जो लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती है उसका जो एलोकेशन है वो हार्डली 9% ज़्यादा है। लेकिन जो ओवरऑल वेलबींग, हेल्थ एंड वेलबींग का जो बजट है वो ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। 137% का इसमें राइज है। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बताऊंगा। 2.23 लाख करोड़ तक का हेल्थ एंड वेलबींग का यहाँ पे प्रोविज़न किया है, जो कि लास्ट साल से 137% तक का जंप है यहाँ पे। जैसे मैंने समझाया, इसमें एलोकेशन है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का अराउंड 60 करोड़ के आसपास। उसके बाद न्यूट्रिशन पे 2700 करोड़ है। एंड ये देखोगे तो आप हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आते भी नहीं है। उसके अलावा 49,000 करोड़ का फाइनेंस कमीशन ग्रांट है, 35,000 करोड़ का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है कोविड-19 का, एंड जो 71,269 करोड़ तक का हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, जो कि एक्चुअल हमारा हेल्थ केयर का बजट होता है। तो वो देखा जाए तो सिर्फ 9.6% का इंक्रीज़ है फ्रॉम योर लास्ट बजट जो था 62,012 करोड़ का, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि हमको ज़रूरत था 78,866 करोड़ का एज पर द एस्टिमेट ऑफ 2021, लेकिन दिया कितना गया है 71,269 करोड़। तो जिन्होंने भी देखा रहेगा कि जो बजट है उसके बाद हेल्थ केयर पे इतना बड़ा एलोकेशन देके बहुत लोगों ने बजट के दिन शेयर्स खरीद तो लिए, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने तुरंत ही वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ली, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये चल क्या रहा है। अब आप देखोगे तो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है गवर्नमेंट की, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, ठीक है, 6,000 करोड़ उसको दिया गया है। एंड जो पैंडेमिक है उसको लड़ने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में है उसको इम्प्रूव करना अब ज़रूरी लग रहा है। उसके लिए 64,180 करोड़ का प्रोविज़न यहाँ पे हुआ है। और जो टोटल आप देखोगे तो 94,452 करोड़ इतना यहाँ पे टोटल, जैसे मैंने बताया कि करंट फिस्कल के हिसाब से 137% का इंक्रीज़ यहाँ पे लास्ट ईयर से दिया गया है। इसके बाद बात करेंगे कोविड-19 से रिलेटेड। पहले तो अराउंड 17,000 रूरल एंड 11,000 अर्बन वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। उसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन में ये देखा जाएगा कि जितने भी लोग हैं उनको कोविड का वैक्सीनेशन मिले। तो सिर्फ और सिर्फ अब तक 2 वैक्सीन को यहाँ पे मान्यता थी, एक कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक ने बनाया है, और दूसरा जो है वो कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड ने बनाया है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के साथ, जो हम लोग बार बार पूना आदर पूना वाला का नाम सुनते हैं उनका। तो ये
दोनों के अलावा और 2 वैक्सीन को यहाँ पे जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। तो देखा जाए तो 2021 में बहुत सारा जो खर्चा होने वाला है वो ये इससे रिलेटेड प्रोविज़न सरकार ने पहले ही करके रखा है। उसके बाद 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे जो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल के अंडर आएंगे, और उसके अलावा जो हेल्थ इंफॉर्मेशन का पोर्टल है सब स्टेट्स में या और यूनियन टेरिटरीज़ में, उसको कनेक्ट करने के लिए काम किया जाएगा। एंड जो सप्लीमेंट्री एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है भारत का मिशन पोषण, उसका जो सेकेंड वर्जन है मिशन पोषण 2.0, उसको लॉन्च किया जाएगा, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, एंड जिससे कि रूरल एरिया में भी जो न्यूट्रिशनल फूड्स है या जो भी न्यूट्रिशन रिलेटेड कंटेंट है उसको प्रोवाइड किया जाए। तो उसके डिलीवरी एंड आउटरीच का प्रोग्राम यहाँ पे मिशन पोषण 2 के अंडर होगा। ये सारा चीज़ इसमें होगा, और बजट के अंडर ये जो प्रोविज़न है उसका एक मोटो है कि जो हेल्थ केयर है वो एक्सेसिबल हो, एफोर्डेबल हो और क्वालिटी वाला हो, ताकि ऐसे जो कोविड जैसे सिचुएशन है वो वापस ना आए और लोग पहले ही वेल बीइंग पे फोकस करें, ताकि सरकार का खर्चा ज़्यादा बाद में ऐसे चीज़ों पे ना हो जहाँ पे डिसीज़ेस को, पेंडेमिक को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हेल्थ केयर का बजट है। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे शेयर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इस पे से आपको समझ में आया मोटा मोटी कि हेल्थ केयर बजट में क्या है। लोगों का ये मानना है कि हेल्थ केयर बजट चलो अच्छा है, उसमें जॉब क्रिएशन भी होगा, उसमें कोविड से रिलेटेड फाइट भी होगा, लेकिन वो लोग ये भूल गए हैं कि पीएम केयर फंड्स नाम से मार्च में एक फंड शुरू किया था जिसमें सारे भारत ने पैसा दिया है, आर्मी ने पैसा दिया है, कॉलेजेस ने, स्कूल्स ने पैसा दिया है, जिसमें नेताओं ने भी अपनी एक सैलरी दी है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के कॉरपोरेट वालों ने अपनी सैलरी दी है, और बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ है, जो बहुत यहाँ पे रिच, अल्ट्रा रिच पीपल है, उन्होंने भी बड़े बड़े यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किए हैं। तो ये सारा जो पैसा था वो कोविड का फाइट के लिए सफिशिएंट था, क्योंकि हार्डली यहाँ पे आप देखोगे तो लॉकडाउन के वजह से इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ नहीं है जितना यूएसए में, यूके में हुआ था। हमने बहुत जल्दी ही इसको फाइट कर लिया था, और जो भी माइग्रेशन से रिलेटेड और खाना पीना से रिलेटेड जितना भी खर्चा होना चाहिए था वो मेरे ख्याल से जब लॉकडाउन का पहला जो 22-24 दिन था उसमें हुआ है। उसके बाद लोग अपने अपने घर पे पहुँचे हैं या फिर उन्होंने घर पे रहना पसंद किया है जहाँ पे ज़्यादा खर्चा हुआ भी नहीं है। तो सबसे पहला ये देखना है कि पीएम केयर का जो फंड है वो कैसे यूज़ हुआ, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत सारे केसेस यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पीएम केयर को उसका जो भी ट्रस्ट बनाया था उसमें सिर्फ 4 लोग थे, कहीं पे भी इसको सांसदीय तरीके से इसको बनाया नहीं गया था। खुद नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद जो अमित शाह है, निर्मला सीतारमन जी, ऐसे उसके ट्रस्टीज़ हैं, राजनाथ सिंह जी, ऐसे 4 ट्रस्टीज़ हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उससे भी इसको उन्होंने बचा के रखा, या इसमें भी वो लोग उसके बारे में बताते नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है कि पीएम केयर में भी अभी भी इतना फंड रहेगा कि जो कि ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम के लिए यूज़ करना चाहिए। तो फिर जो बचा हुआ हेल्थ केयर के लिए तुम अलग से 35,000 करोड़ का यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए दे रहे हो, ये मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। इतना पैसा सरकार के पास अभी फ़िलहाल होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हेल्थ केयर का जो फंड अभी सरकार के पास है या जो बजट उसके पास है वो काफ़ी बड़ा बजट है, काफ़ी सफिशिएंट बजट है। मैं इसमें स्टैंड अलोन ये 35,000 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं
फंड, पीएम केयर फंड्स में जो कोविड से फाइट करने के लिए जो फंड आया है उसको भी इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो देखा जाए तो यहाँ पे हेल्थ केयर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है। और इसीलिए हेल्थ केयर से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सरकार का फोकस किस पे रहना चाहिए, तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स और बनाया जाए रूरल एरिया में, जैसे दिल्ली का जैसा मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह थीम पे जैसे कुछ क्लिनिक्स वगैरह बनाया जाए जहाँ पे अफोर्डेबल तरीके से वहाँ पे हेल्थ केयर मिलता रहे। और जो भी हमने देखा कि वैक्सीनेशन में जैसे इंडिया ने 100 से ज़्यादा देशों को हम लोग वैक्सीन अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे लीडरशिप लेना ज़रूरी है। तो R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो वायरोलॉजी है या बाकी के भी डिसीजेस से रिलेटेड जो भी अब तक के लिए R&D है उसमें पैसा यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। तो क्या कौन सी कंपनी है जो यहाँ पे काम अच्छा कर सकती है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है डॉक्टर रेड्डीज़। डॉक्टर रेड्डीज़ आप देखोगे तो लॉकडाउन के समय 4000 के भी नीचे आया था और उसके बाद 8000 पे भी जाके आया और अभी वो 4500 के आसपास मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट ईयर में ये डॉक्टर रेड्डीज़ अच्छा काम करना चाहिए और इसलिए सबसे पहला जो मेरा हेल्थ केयर सेक्टर का बेस्ट पिक यहाँ पे मैं मानूंगा वो रहेगा डॉक्टर रेड्डीज़। इसमें हमको करना क्या है, ये 4500 से लेके 3500 ये बाइंग या एक्यूमुलेशन जोन है। यहाँ पे आप हमको खरीदी करते जाना है हर एक फॉल पे, और 8000 से लेके 10,000 ये हमारा सेलिंग पॉइंट है जहाँ पे हमको फिर धीरे धीरे करके उसको सेल करना है। तो इतना अच्छा खासा इसमें हमको स्कोप दिखेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हर गिरावट पे बाय करे, ऐसे नहीं है कि एक साथ सारा पैसा आप एक ही फार्मा सेक्टर स्टॉक पे लगा दे, ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। उसके बाद जो दूसरे जो स्टॉक्स मेरे नज़र में आते हैं वो है रिलेटेड टू पैथोलॉजीज़। तो डॉक्टर पैथलैब है या फिर मेट्रोपोलिस है या फिर थायरोकेयर है, ये जो 3 कंपनीज़ है इसमें हमने देखा कि काफ़ी रोलर कोस्टर टाइप का सिचुएशन रहा। पहले तो ऐसा था कि जब कोविड का केसेस बढ़ रहा था तो कोविड से रिलेटेड बहुत सारा टेस्टिंग होता था, स्वैब टेस्टिंग के लिए बहुत सारा पैसा भी लिया जाता था, 4-4 हज़ार रुपये लिया जा रहा था। उसके बाद वो जब सरकार ने उसको कैप किया 2000 के आसपास, उसके बाद वो स्टॉक्स नीचे आए। तो बहुत पहले चढ़े थे वो फिर से नीचे आए। उसके बाद और यहाँ पे जो कोविड टेस्टिंग है उसका फ़ीस कम किया गया, तो उसके बाद ये स्टॉक्स और नीचे आए और अचानक से फिर कोविड का सेकेंड एक वेव आया यूके से, उसके बाद फिर से ये स्टॉक्स भागने लग गए। तो ये स्टॉक्स में आप देखोगे तो न्यूज़ बेस्ड इसमें ज़्यादा लोगों ने ट्रेडिंग किया है, ना कि फंडामेंटल के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आपको फंडामेंटल के ऊपर अगर यहाँ पे काम करना है तो आपको इसको नीचे ही पकड़ना पड़ेगा एंड ये देखना पड़ेगा कि कौन सा कंपनी इन तीनों में बेटर है, किसका यहाँ पे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है, कहाँ पे वैल्यू फॉर मनी मिलता है और कहाँ किसका रीच ज़्यादा है, किसका क्लिनिक ज़्यादा है। तो ये सारा चीज़ें हमको देखना इम्पोर्टेंट है। तो मेरा तो यहाँ पे फेवरेट पहले से डॉक्टर लाल पैथलैब है एंड उसको मैंने बहुत बार अपने चैनल पर रिकमेंड भी किया है। उसके बाद तीसरा हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे कोई दूसरा हमको ये नहीं रहना चाहिए, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल से दूर रहिए, शेल्बी से दूर रहिए। अभी ये सारे स्टॉक्स में प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें बड़े बड़े ऑपरेटर्स, बड़े बड़े लोग यहाँ पे खेलते हैं, तो वहाँ पे बहुत बार आप लोग फंस जाते हो। शेल्बी में मुझे ऐसे बहुत लोग पता है जो बहुत ऊपर के लेवल पे फंस चुके हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में फंसने से बेटर ये है कि आप लीडर के साथ रहिए, अपोलो हॉस्पिटल के साथ रहिए। तो ये तीसरा स्टॉक है जो मैं हेल्थ केयर सेक्टर से रिकमेंड करूँगा। इसमें भी आपको
ऊपर का लेवल पे नहीं बाइंग करना है, जब जब इसमें गिरावट आए तब तब इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। देखो क्या होता है कि जब मार्केट में पैनिक था, जब बहुत सारे स्टॉक्स नीचे थे, तब बाइंग करने का मौका था। किसी ने तभी पैसा लगाया नहीं, क्योंकि कोविड का वजह से लोग डरे हुए थे, अनसर्टेनिटी थी, जेब में पैसा रहना उनको ज़रूरी लग रहा था। तो अब वो दौर चला गया है। अब स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, 52 वीक के नए नए 52 वीक के हाई लगाते जा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे इम्पॉर्टेंट ये है कि थोड़ा पेशेंस रखें, इतने ऊंचे दामों पर आप स्टॉक्स को ना खरीदें। जब उनमें करेक्शन आ जाए तो उसमें आपको एंट्री ले लेनी चाहिए। तो ये हॉस्पिटल रिलेटेड 3-4 स्टॉक्स थे, उसमें से हमको अपोलो हॉस्पिटल लेना है। तो डॉक्टर रेड्डीज़, देन डॉक्टर पैथ लैब एंड अपोलो हॉस्पिटल, ये 3 स्टॉक्स मैंने अब तक आपको बताए हैं। उसके बाद अगर आप और भी देखोगे कि जो इम्यूनिटी बूस्टर्स वगैरह है, डाबर जैसा स्टॉक है, वो कहाँ से कहाँ आ गया। और सबसे इम्पोर्टेंट डाबर का चीज़ ये था कि वो स्लो मूवर था और एक ही डायरेक्शन में वो सेक्युलरली ऊपर चला है, जबकि बहुत लोगों ने वो रैली मिस कर दिया, क्योंकि इतना स्लो मूवर में काम कौन करता है। लोगों को इंट्राडे की, बीटीएसटी की या पोजिशनल की आदत होती है, तो वो लोग ऐसे स्टॉक्स को वो लोग नॉर्मली भूल जाते हैं और ये 280 वाला स्टॉक 600 पे जाके बैठ जाता है। तो ऐसे स्टॉक्स जिसमें अब जो नया लाइफस्टाइल है उसका अपील है, उसको हमको बाय कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या है कि लोगों को अब अच्छा खाने की आदत पड़ जाएगी। लोगों ने देखा रहेगा आपने कि कोविड में क्या हुआ, जो ऑनलाइन जिम्स है, जो बहुत सारा ऑनलाइन का कंसल्टेशन वाला जो प्रैक्टो जैसा ऐप है, जो ऑनलाइन मेडिसिन बाय करने वाले ऐप्स है जैसा नेटमेड्स है या फिर 1mg है, ये सारा बिजनेसेस काफ़ी बूम कर चुका था। वहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस इस साल हुआ है। तो जो ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे वैल्यू नज़र आती है, वहाँ पे हमको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्फोएज naukri.com जो था, वो जो उसका पेरेंट कंपनी है, उसके अंडर ही कितने सारे अलग अलग कंपनीज़ है, ऐसे ऑनलाइन कंपनीज़ है। आप एक बार उसकी लिस्ट देख लो, आपको समझ में आएगा कि इन्फोएज स्टॉक क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आईटी बेस्ड, जो मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड या जो भी ऐसे स्टार्टअप वाले जो कंपनीज़ है, जो काफ़ी बड़ी कंपनीज़ बन चुकी है, उनको एक्वायर करने का काम इन्फोएज ने किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप देख लो कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे आप एक्सपोजर ले सकते हो। उसके अलावा जो सैनिटेशन से रिलेटेड और जो हाइजीन से रिलेटेड और जो बाकी सारी चीज़ें बातें हुई है, अब इसमें बहुत लोग ये सोचेंगे कि वाटर बेस है या फिर जो गंगा क्लीनिंग के समय स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए थे, क्या वो सारे चलेंगे। तो इसका आंसर है ना, क्योंकि पहले भी लोगों ने यही गलती की थी। वो लोग ने उन स्टॉक्स में एंट्री कर ली और उसके बाद स्टॉक्स काफ़ी नीचे आ गए और वहाँ पे पैसा नहीं बना। क्योंकि कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसको जो इन्वेस्टर्स है वो उतना वैल्यू देता नहीं, भले ही उसमें स्टोरीज़ हो। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए जो वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, जो आयन एक्सचेंज कंपनीज़ है, मैं समझता हूँ जो लोग सोच रहे हैं कि उसमें कुछ आएगा, तो उसमें कुछ नहीं आने वाला। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी होगा हेल्थ केयर में, इसका मतलब है कि पोल्यूशन कम करने के लिए जो भी होगा, ऐसे कंपनीज में हो सकता है हमको थोड़ा बहुत अच्छा खासा ट्रैक्शन मिले। तो उसमें तो टाटा मोटर्स है जो इतना सब चल रहा है, बिकॉज जब भी ये स्क्रैप होने वाला है, पुराना गाड़ी 1 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल्स 20 साल पुराना
10 गुना ज़्यादा पैसा भर के कौन उसको अपने पास रखेगा। स्क्रैप करना सस्ता पड़ जाएगा तो लोग उसको स्क्रैप कर देंगे। तो स्क्रैपिंग पॉलिसी के वजह से आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जो मास्टर है, जो फर्स्ट मूवर है, उसको बेनिफिट होगा। तो ये जो टाटा मोटर है जो 90 रुपये से चल के 300 के ऊपर चला गया है, तो ऐसे स्टॉक्स पोल्यूशन के लिए का जो थीम है उसमें भी बैठते हैं, पोल्यूशन कम करने वाले और हेल्थ को इम्प्रूव करने वाले। तो मैं समझता हूँ कि ये इनडायरेक्ट एक स्टॉक है जो आपको रडार पे रखना है। तो आई गेस हेल्थ केयर सेक्टर का जो ये बजट है उसको मैंने सिंप्लीफाई करने का एक जो कोशिश किया है वो आपको पसंद आया होगा, और उससे रिलेटेड जो कंपनीज़ है उसके ऊपर ये जो डिस्कशन है वो भी आपको समझ में आया होगा। जो फार्मा सेक्टर स्टॉक्स है वो अल्टीमेटली करेक्ट होंगे, क्योंकि उनको सेक्युलरली कभी आप बाय नहीं कर सकते। अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग डिसीज़ेस का दवाई बनता है, उसमें से भी अलग अलग मार्केट में ये लोग काम करते हैं और वहाँ पे अलग अलग कॉम्पिटिटर के साथ उनका कंपटीशन होता है। तो इसके फंडामेंटल्स समझने के लिए आपको बहुत डीपली स्टडी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर जैसे एक साथ ऊपर भाग जाते हैं या फिर आईटी सेक्टर जैसा एक साथ ऊपर जाता है वैसा फार्मा सेक्टर हो। फार्मा सेक्टर बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, उसका बहुत ही कंपनी को अलग अलग तरीके से देखना पड़ता है। मुझे अभी भी याद है ग्रैन्यूल्स जैसा स्टॉक मैंने बहुत थ्रो अवे वैल्यूएशन पे पकड़ा था, वहाँ से उसने कितना रिटर्न दिया, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स ने उसमें पैसा बनाया। उसके बाद औरो फार्मा में कितनी बार हमने ट्रेडिंग किया है, क्योंकि सारे फार्मा सेक्टर स्टॉक्स में ये लैगार्ड होता है, ये काफ़ी नीचे अपने को हमको मिल जाता है और हाई बीटा होने की वजह से हमको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाता है। उसके अलावा मेरा जो और एक फेवरेट स्टॉक यहाँ पे हमेशा रहा है ट्रेडिंग के लिए, तो वो है सन फार्मा एंड लुपिन। ये जो ऐसे स्टॉक्स है जो मोस्टली रेंज बाउंड होते हैं, तो वहाँ पे हमको जो छोटे छोटे ट्रेडिंग ड्यूरेशंस है उसके लिए ट्रेडिंग करने में आसानी होती है। तो फार्मा सेक्टर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा है। उसमें से जो फ्रंट लाइनर है, जो निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स है, उसमें आप अगर काम करोगे तो वहाँ पे आपको 19-20% का CAGR रिटर्न मिल जाएगा। तो बहुत ही सेफ सेक्टर है। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 के बाहर के कंपनीज़ में अच्छी आइडियाज़ अगर आप ढूंढ सकते हो तो वहाँ पे आपको 40-50% का भी रिटर्न मिल सकता है। तो फार्मा में स्मॉल कैप एंड मिड कैप के जो आइडियाज़ है वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, और मैं इसलिए बहुत लोगों को ऐसे कंपनीज में थ्रू म्यूचुअल फंड ही इन्वेस्ट करने की हिदायत देता हूँ, या बहुत बार उनको मैंने स्मॉल केसेस भी बनाने का सजेशन दिया है। तो खैर फार्मा सेक्टर स्टॉक, फार्मा सेक्टर नहीं बोलूँगा मैं, ये हेल्थ केयर से रिलेटेड ये प्योरली वीडियो था, इसमें सारा मैंने हेल्थ केयर से रिलेटेड ही डिस्कशन किया है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड मेरा जो टेलीग्राम चैनल है स्टॉक्स बाजीगर का, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।